Please do like and subscribe to my channel and also press the bell icon to get the notification of my new video. Hello students and friends, myself Dr. Abhishek Maheshwari. आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में. देखिए, आज से कई सौ साल पहले जब अकाउंटिंग एज ए सब्जेक्ट डेवलप हो रहा था तो उस समय के जो अकाउंटेंट्स थे उन्होंने अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए अपने कुछ एजम्पशंस बनाई, अपनी कुछ कंडीशंस बनाई, अपने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए. यही एजम्पशंस बाद में डेवलप होके अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के नाम से जाने जाने लगी. तो दे आर डिफरेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट्स जिनको कि हम कह सकते हैं दीज आर द बेसिक एजम्पशंस जिनके ऊपर की पूरी अकाउंटिंग बेस्ड है. तो एक एक करके सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न, मनी मेजरमेंट, कॉस्ट, अकाउंटिंग पीरियड, ड्यूल एस्पेक्ट, मैचिंग, रियलाइजेशन एंड एक्रूअल, एक एक करके हम इन सबको डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले इस कंसेप्ट को बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है. तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट एंड अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द बिजनेस एंड नॉट फॉर द बिजनेसमैन. तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों डिफरेंट हैं और हम जो अकाउंट्स बनाते हैं वो बिजनेस के लिए बनाते हैं, बिजनेसमैन के लिए नहीं बनाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपने अक्सर न्यूज़पेपर में देखा होगा कि बैलेंस शीट आती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं, तो इस तरह से आती हैं कि बैलेंस शीट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. कभी भी ये नहीं आता कि बैलेंस शीट ऑफ मुकेश अंबानी. तो लाइकवाइज द पर्सनल ट्रांजेक्शन्स ऑफ द बिजनेसमैन आर नॉट मिक्सड विद द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स. इट मीन्स कि बिजनेसमैन की जो पर्सनल ट्रांजेक्शन्स हैं उन्हें हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते, उन्हें हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के साथ मिक्स नहीं करते हैं. एज वेल एज ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रमोटर विच इज नॉन एज कैपिटल इज शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. और अक्सर ये क्वेश्चन इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है कि वाई वी शो कैपिटल इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. तो उसका आंसर यहाँ से निकलता है कि दिस सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से हम कैपिटल को लायबिलिटी साइड में शो करते हैं. क्यों? क्योंकि सेपरेट एंटिटी ये कहता है बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग हैं, इसलिए जो पैसा, जो अमाउंट बिजनेसमैन ने, प्रमोटर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उसको बिजनेस एक तरह से लायबिलिटी मानता है. Next, going concern concept. So according to this concept, business has a long infinite life. It is assumed that business will continue for long time to come. That is the reason assets are not shown in the books of accounts at market price. जी हाँ, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस की एक बहुत ही लॉन्ग इनफाइनाइट लाइफ है. बिजनेसमैन, प्रमोटर्स, हो सकता है उनकी डेथ हो जाए, उनके बच्चे संभालने लगे बिजनेस को, तो इस तरह से प्रमोटर में गो बट बिजनेस चलता रहेगा, चलता रहेगा. इसी वजह से हम जो एसेट्स हैं उन्हें हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर शो करते हैं, उन्हें मार्केट प्राइस पे शो नहीं करते. मार्केट प्राइस पे शो क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें वो एसेट्स बेचनी नहीं है. सपोज एक इंडिविजुअल ने एक फैक्ट्री सेटअप करी, तो क्योंकि उसे वो फैक्ट्री चलानी है, उसे वो फैक्ट्री बेचनी नहीं है, इसलिए हम उस फैक्ट्री को मार्केट प्राइस पे कभी शो नहीं करते. Third, money measurement concept. According to this concept, only those events or transactions which can be converted or expressed in terms of money are recorded in the books of accounts. Other transactions which cannot be converted or expressed in terms of money, whether they are quite important or useful for the business, cannot be recorded. यानी केवल वो transactions जिन्हें, वो इवेंट्स जिन्हें मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है या एक्सप्रेस किया जा सकता है, केवल हम उन्हें ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे. जिन्हें कन्वर्ट नहीं किया जा सकता उन्हें रिकॉर्ड नहीं करेंगे, चाहे वो कितनी भी यूजफुल इंपॉर्टेंट क्यों ना हो. जैसे फॉर एग्जांपल डेथ ऑफ प्रमोटर ऑफ द बिजनेस. बिजनेस के मालिक की डेथ हो गई लेकिन हम इसकी जर्नल एंट्री नहीं बना सकते. रेजिग्नेशन ऑफ डेडिकेटेड एंड ट्रस्टेड सीईओ ऑफ द कंपनी. हमारा एक सीईओ था जिसने कंपनी को बहुत हाइट्स पे पहुंचाया, वेरी ट्रस्टेड मैन, लेकिन उसने रिजाइन कर दिया. कंपनी के लिए बहुत हार्मफुल इवेंट है ये, लेकिन हम इसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, हम इसकी जनरल एंट्री नहीं बना सकते. लेबर अनरेस्ट इन द कंपनी. लेबर अनरेस्ट चल रहा है, स्ट्राइक हो सकती है, कंपनी में टेंशन चल रही है, मगर इसको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं. कॉस्ट कॉन्सेप्ट. इट इज़ रिलेटेड विद गोइंग कॉन्सर्न कंसेप्ट, क्योंकि उससे रिलेटेड है कि बिजनेस हमारा एक लंबे समय चलेगा, तो इसीलिए हम अपनी जो भी एसेट्स हैं उन्हें हम कॉस्ट प्राइस पर ही दिखाते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑल द एसेट्स आर शोन एट कॉस्ट प्राइस लेस डेप्रिसिएशन but not at the market price in the books of accounts. So this concept is also known as historical cost concept. इसलिए इसको historical cost concept कहा जाता है क्योंकि हमने assets history यानी past में खरीदी हैं, that's why.
तो फॉर एग्जाम्पल ए कंपनी परचेज ए लैंड इन 2011 फॉर रुपीज 10 lakhs एंड नाउ इन 2020 द मार्केट वैल्यू ऑफ दिस लैंड इज 50 lakhs, but land will appear in the balance sheet at its historical cost, that is 10 lakhs, following the कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट की वजह से हम उसे कॉस्ट प्राइस पे ही दिखाते रहेंगे। अब क्योंकि लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है इसलिए उसको हम 10 लाख पे ही दिखा रहे हैं। अगर ये कोई मशीन होती, कोई फर्नीचर होता तो उसमें से सिर्फ डेप्रिसिएशन और माइनस हो जाता। नेक्स्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। In India, this period is of 12 months starting from 1st April and ending on 31st March every year. देखिए, क्योंकि बिजनेस की तो एक लॉन्ग लाइफ है एज पर द गोइंग कंसर्न, तो हम क्या करते हैं, उस बिजनेस की जो लाइफ है उसको छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं। जो पीरियड इंडिया के अंदर एक साल का है वो एक साल 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है, जिसे फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। तो उस एक साल के लिए हर बिजनेसमैन अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है ताकि वो फाइंड आउट कर सके कि उसकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ क्या हैं, उसका प्रॉफिट एंड लॉस उसने पूरे साल में कितना अर्न किया, और एज वेल एज उसका कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो क्या रहा। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज़ 2 एस्पेक्ट्स, वन इज डेबिट एंड अनदर वन क्रेडिट। यानी हर ट्रांजेक्शन से कम 2 अकाउंट्स अफेक्ट होंगे, एक डेबिट का होगा, एक क्रेडिट का होगा। या आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशन है कि एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़, ये हमेशा सेम बनी रहेगी। तो ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट आर बैलेंस शीट ऑलवेज इक्वल्स, और यही वो कॉन्सेप्ट है ड्यूल एस्पेक्ट जिसकी वजह से चाहे बिजनेस में लॉस हो रहा हो, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा हो, चाहे बिजनेस लिक्विडेशन में ही क्यों ना जा रहा हो, बैंक्रप्सी में ही क्यों ना जा रहा हो, हमारी बैलेंस शीट हमेशा इक्वल होती है। तो फॉर एग्जाम्पल ए कंपनी बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, ये कंपनी ने उधार में स्टॉक परचेज किया तो इसका भी डबल इफेक्ट होगा कि स्टॉक विल बी शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट और वाइल क्रेडिटर विल बी शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो इससे हमारी क्या है, इससे हमारी जो बैलेंस शीट है वो टैली होती रहेगी और हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है या बैलेंस शीट इक्वेशन है ये हमेशा टैली रहेगी। मैचिंग कॉन्सेप्ट, दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड विद द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द रेवेन्यू ऑफ ए पर्टिकुलर पीरियड शुड बी मैच्ड with the expenses of the same period to get the correct profit or loss in that period। यानी मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिस पीरियड के आप रेवेन्यू ले रहे हो, इनकम ले रहे हो, सेल्स ले रहे हो, एक्सपेंसेस भी आपको सेम उसी पीरियड के लेने हैं, तभी आपका करेक्ट प्रॉफिट या लॉस अकाउंट निकलेगा। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेल्स तो ले रहे हो 12 मंथ्स की, यानी रेवेन्यू तो ले रहे हो 12 मंथ्स का, और एक्सपेंसेस ले रहे हो आप 11 मंथ्स के या 13 मंथ्स के, तो उससे जो आपका प्रॉफिट निकल के आएगा या लॉस निकल के आएगा वो गलत होगा। सो ऑल द एडजस्टमेंट related to outstanding expenses, prepaid expenses, accrued incomes, income received in advance should be taken into consideration while preparing the financial statements। तो चाहे हमने कुछ expenses अगर इनकर हो गए हैं चाहे पे ना किए हो तो उन्हें भी हमें कंसीडर करना चाहिए। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन ए सेल इज मेड वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। इट मीन्स कि आपने चाहे कैश में सेल की हो चाहे क्रेडिट में सेल की हो, रेवेन्यू वो रेवेन्यू माना जाएगा। So either we sell goods on cash or credit, revenue is recognized. For example, when goods are sold to customers, they are legally liable to pay. That is, as soon as the title of goods is transferred from the seller to the buyer, revenue is recognized. तो उसे हम revenue मान लेंगे और उसी के बेसिस पे फिर हम अपना पूरा इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट तैयार करेंगे। Accrual concept. According to this concept, revenues are recorded when earned, while expenses are recorded when incurred, irrespective of when they will be received or paid। यानी जैसे ही आपने रेवेन्यू को अर्न कर लिया है वो रिकॉर्ड रेवेन्यू माना जाएगा, और जैसे ही आपने एक्सपेंसेस को इनकर कर लिया है चाहे आपने पे किए हों या ना किए हों उन्हें हम एक्सपेंस मानेंगे। सो ऑल द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, prepared expenses, accrued incomes, income received in advance, etc. are taken into consideration while preparing the financial statement। For example, आपने अभी मार्च के महीने की सपोज सैलरी अभी अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं दी है, या कंपनी की पॉलिसी है कि वो हर महीने की 10 तारीख को सैलरी का पेमेंट करती है, तो मार्च की सैलरी विल बी पेड ऑन द 10th of April। लेकिन जब हम उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो मार्च की सैलरी को एज एन आउटस्टैंडिंग सैलरी हम P&L अकाउंट में शो करेंगे। या हमने
अप्रैल का रेंट मार्च में ही एडवांस में दे दिया है, तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो उस एडवांस रेंट को हम अपने टोटल रेंट एक्सपेंसेस में से माइनस करके दिखाएंगे, सो डैट कि हमारा सही प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट हो सके। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उसके बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोस सबसे पहले रिसीव हो। थैंक यू।